हिम्मत रखो बेटा। अरे बहू जरा जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब निकल जाएं। अरे उन्हीं के मंत्रों की वजह से विनोद देखो कितना ठीक हो गया है। आराम से। बबीता, कल मैं तुम्हें आवाज दे रहा था, बहुत प्यास लगी थी मुझे। सकता है मैं रात में बहुत गहरी नींद में। हाँ हाँ। आप बैठिए यहाँ पे। आराम से, सब ठीक हो जाएगा। आराम से आराम से, आराम से। आपको ठंड लग रही है? हाँ बस बस बस। ठीक लग रहा है भाऊजी? मैं सोच रही थी कि एक बार इन्हें किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर को दिखा देते तो कैसा। धीरे बोलो, कुछ सुन लेगा। देख नहीं रही, दोषी जी के इलाज से ये ठीक हो रहा है। मनोहर जी आपको बुला रहे हैं। तुम उड़ सकते हो। हाँ, मैं उड़ सकता हूँ। मनोहर, अब तुम जा सकते हो। चलो, एक समस्या का अंत तो हुआ। कल्पना जी, ये पर्ची इसके बड़े भाई को दे देना और उससे कहना कि उसकी समस्या की चिड़िया कल तक उड़ जाएगी। और हाँ, इस पर्ची में लिखा हुआ काम वो पूरा कर दे। जी। मैं उड़ सकता हूँ। क्या? देखो, देखो मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। देखो, देखो मेरे पैर सही हो गए। मैं उड़ सकता हूँ। चलिए मेरे साथ। मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। हाँ मैं उड़ सकता हूँ। देखो, देखो मैं उड़ सकता हूँ। देखो, मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। जब कोई मंत्रों से किसी की चोट या बीमारी ठीक करने का दावा करे या फिर सिर्फ एक धातु पहन लेने से पेट की पथरी का उपचार हो जाने की बात कहे, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं ना। लेकिन अगर नहीं मानते तो उनकी दुकान चलती कैसे है? कौन है ये लोग जो इन अंधविश्वासी बातों का शिकार बनते हैं? हैरान मत होइए, वो लोग भी हम में से ही हैं। ये लोग सही डॉक्टर के पास जाने के बजाय अपनी प्रॉब्लम का इलाज करवाने दोषी जैसे खुद को डॉक्टर बताने वाले लोगों के पास चले जाते हैं। और फिर आपने सुना ही है ना, नीम हकीम खतराए जान। लेकिन हैरानी इस बात की है कि लोग बहुत सा पैसा और वक्त गंवाने के बावजूद भी नहीं समझते और इन लोगों से चमत्कार की उम्मीद करते हैं। विनोद, कल्पना जी, वो कल रात से जब से मैं आपसे मिली थी उसके बाद से मिले थे, लेकिन तुम तो सोने चली गई थी। लेकिन बबीता, क्या तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अपना ध्यान ना सेवा में लगाओ, मन भटकेगा नहीं।
मैं अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाता। विनोद, रो मत, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे विनोद, सब ठीक कर देंगे। मेरी तरफ देखिए, 15 मिनट पहले तुम कहाँ थे विनोद? मैं बाहर था। अब तुम्हारा इलाज शुरू करते हैं। अब बोलो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है ना। ये पर्ची वाली पार्टी है ना? यस। तो लिखते हैं इनका नाम भी फिर। कल्पना, तुम पर भी संगति का असर साफ साफ दिख रहा है। हाँ? लीजिए, इनका खाता भी खुल गया। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले ढोंगी लोगों की दुकान सिर्फ नासमझ लोगों के भरोसे ही चलती है। हाँ, नासमझ, क्योंकि ऐसे लोग जो बिना सोचे समझे जाने परखे ऐसे ढोंगी लोगों के पास जाकर मंत्रों और टोटकों से चमत्कार की उम्मीद करे तो इन्हें नासमझ या बेवकूफ ही कहेंगे ना। नहीं, मासूम होने और बेवकूफ होने में फर्क होता है, लेकिन अंधविश्वास और अंधी भक्ति करने वालों को मासूम से बेवकूफ बनते देर नहीं लगती। दोषी कोई डॉक्टर नहीं था, उसके पास हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन की कला थी। हिप्नोटिज्म को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये कई मानसिक रोगों का इलाज कर सकता है, लेकिन वो अपनी इस काबिलियत का लोगों को बेवकूफ बनाकर गलत इस्तेमाल कर रहा था। सुनिए, आपने मेरे पति को कहीं देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? बहुत टाइम से मिल नहीं रहे। तब से वो बोले जा रहे थे कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ अजीब सी घबराहट हो रही है। देखो मेरे पैर सही हो गए। मैं उड़ सकता हूँ। देखो। मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। ज्योति, मनोहर जी मिले क्या? अरे देखो, कोई आदमी गिर गया यहाँ पे। मनोहर, मनोहर जी, उठे। ये क्या कर दिया आपने? अरे कोई प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी, प्लीज। आगे खोलिए।
अच्छा इंसान था तुम्हारा भाई मनोहर, भगवान को प्यारा हो गया। हाँ कल्पना। दोषी जी, पुलिस आई है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक है। उन्हें बिठाओ। आपके चिकित्सालय में एक आदमी ने आत्महत्या की है। आत्महत्या तो आपका अंदाजा है, हमें तो ये दुर्घटना लगती है। बहुत सारे मरीज हैं यहाँ, वैसे इन सब का इलाज आप करते कैसे हैं? प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु का संदेश हम पहुंचाते हैं। बस ये समझिएगा कि हम एक डाकिया हैं प्रभु के। आपकी परेशानी भी अगर कोई होगी तो हम उसे दूर कर देंगे। पर आपसे एक अनुरोध है इंस्पेक्टर विरल राजपूत, आगे से आप हमारे यहाँ किसी भी तहकीकात के लिए अगर आए तो परमिशन लेकर आए। कुछ खास मेहमान आए हैं, आज्ञा दीजिए। अभी मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा, परमिशन के साथ। सुसाइड नहीं है ये, वरना मनोहर बैसाखी के साथ नीचे गिरता। कुछ तो है जो मिसिंग है। पर क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे जल्दी चाहिए। दोषी को पहले कहाँ देखा है मैंने? सुनो, सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड चेक करो। इसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो होगा, और मुझे 1 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। जाओ। दोषी जी, मेरी इज्जत और कुर्सी सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मेरा बेटा रेप केस में फंस गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। कुर्सी और बेटे की आप इतनी चिंता करोगे तो ब्लड प्रेशर तो हाई होगा ही ना। बेटा जो रेप केस में फंसा है। आपको कैसे पता? प्रभु चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। कैसे? कल्पना, इस पर्ची में जो लिखा है बस आप वो पूरा कर दें। आपसे एक निवेदन है, आप इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। मेरी कुर्सी का सवाल है। कल्पना, कमिश्नर साहब को फोन लगाओ और नेताजी का और कमिश्नर साहब दोनों का नाम इस लाल डायरी में लिख दो। दोनों का खाता खोल दो। हम आराम करना चाहते हैं। आपका हुक्म सर आंखों पर। इस ढोंगी मंत्र चिकित्सक दोषी के आश्रम में आने वालों में से किसी ने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की कि यह खुद को डॉक्टर बोलने वाला आदमी मंत्र चिकित्सक के नाम पर लोगों का इलाज करता कैसे। वो इसलिए कि उसने कभी किसी को यह सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया था, क्योंकि यह आदमी हिप्नोटिज्म का गलत इस्तेमाल करके लोगों के राज उनसे उगलवा कर उन्हें ही ब्लैकमेल कर रहा था, और उसी के दम पर महिलाओं का शोषण भी जारी था। दोषी ने अपने अपराध का जाल काफी लंबा और गहरा फैला के रखा था, और इस जाल में लोग फंसने खुद आ रहे थे। आंखों पर अंधश्रद्धा की पट्टी बंधे लोग इनके शिकार बन रहे थे। लेकिन इनमें से एक औरत ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उससे किसी साजिश का एहसास होने लगा था।
था कि कुछ हो रहा है और पुलिस भी तब तक सतर्क हो चुकी थी। मनोहर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर का कहना है कि मनोहर की टांग ठीक हुई नहीं थी। मुझे पता था दोषी इलाज के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाता है। कुछ मिला क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में? सर पिछले 10 साल की एक एक फाइल मैंने चेक की है, कुछ नहीं इस दोषी के बारे में। कहीं तो कुछ क्लू मिलेगा। बबीता, विनोद की तबीयत कैसी है आप? पहले से थोड़ा आराम है। अच्छा, कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। हाँ, कल्पना जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। इधर बैठी बैठी। नहीं, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। आइए आइए, मैं छोड़ती हूँ। संभालिए। आइए आइए आइए, आइए इधर आइए। हाँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? आप रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। आप क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको इलाज की आवश्यकता है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं करूंगा आपका इलाज। आप मेरी तरफ देखिए। मैं तुम्हारा पति हूं। मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। रात को घड़ी में जब 12 का घंटा बजे टोंग टोंग सुनाई देना तो इस निशान वाले कमरे में चली आना। जी। टोंग टोंग टोंग। क्या हुआ था मुझे? तुम मेरे लिए चाय बनाने वाली थी। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ।
मुझे चाबी मिला है। कहाँ पे हो? अरे मैं छोड़ूंगी नहीं उनको, छोड़ूंगी नहीं उनको। उन्होंने मेरे पति की हत्या की है। मेरे पति ठीक हुआ ही नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की। मुझे उनसे अभी मिलना है। अरे ये किसका है? ये तो मेरा। एक मिनट, ये कहाँ मिला आपको? ये तीसरे रूम में से मिला। तीसरे रूम में? लेकिन मैं तो उस कमरे में कभी गई नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकाला जा रहा है। तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। जाओ एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। प्रकाश। यस सर। 1999 में कितने पुलिस ऑफिसर ने ड्यूटी ज्वाइन की थी? मुझे पूरी डिटेल चाहिए। यस सर। देखिए नेताजी, आप इनको चिंता मत कीजिए। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। हम हैं ना? क्यों कमिश्नर साहब? थैंक यू। आप भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके अफेयर का राज हमेशा राज ही रहेगा। ये राज हमेशा के लिए मेरी जेब में बंद रहेगा। थैंक यू। आइए। चैन की नींद सोइएगा। दोषी जी, हम पुराने जानकार हैं, कमाल करते हैं। आपने बताया भी नहीं, आप भी 1999 के पुलिस बैच से हैं। एक ही अकेडमी से हैं हम। याद आया? प्रभु की माया देखिए। 2001 में आपको भ्रष्टाचार के इल्जाम में निलंबित करने के कारण आज हम आपस में चोर पुलिस खेल रहे हैं। मिस्टर सुशील कुमार शर्मा। इंस्पेक्टर विरल राजपूत, इतनी रिसर्च करने के बाद भी ना तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अपनी सलामती की दुआ कीजिए मिस्टर दोषी। आई मीन सुशील कुमार शर्मा। बहुत जल्द मुलाकात होगी। देखेंगे। कल्पना, तुम मेरे साथ अमेरिका सैर को चलोगी? ठीक है, वो लाल डायरी रखी ना, वो लेकर आओ। अपने सैर सपाटे के खर्चे का इंतजाम कर लेते हैं। जी। बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। हम एक बार विनोद को किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर को दिखा लें तो कैसा रहेगा? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे क्यों एक ही बात को बार बार बोलती हो? अरे अपना विनोद तो ठीक हो रहा है और दोषी जी पर मुझे पूरा विश्वास है। पर बाबूजी आप बाबूजी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी। देखा, मैंने कहा था ना अपना विनोद ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। रमाशंकर जी, आपको दोषी जी बुला रहे हैं। मैं अभी आया। हाँ। आप यहाँ बैठी। हाँ। यहाँ बैठी, इधर आइए।
आपके बेटे का इलाज चल रहा है, देख लिया होगा आपने। आपका बेटा आपको आपकी जायदाद का वारिस नहीं दे सकता। रमाशंकर जी, आपकी बहू 2 महीने बाद पेट से होगी। अब जरा सोचिए, समाज में कितनी बदनामी होगी आपकी। 1 मिनट, संयम से काम लीजिए। ये बात कभी किसी के सामने ना पाए, इसी में आपकी और हमारी सबकी भलाई है। बस आप हमारा ये काम कर दीजिए। कल्पना, कल्पना जी, सैर करने कहाँ जाना चाहेंगी? लास वेगास या कैलिफोर्निया? दोनों। एक करोड़ रुपया मैं अपने भाइयों से मांग लूंगा। 3 करोड़ रुपया क्या हुआ बबीता? कुछ नहीं। अब हमें जो करना जल्दी करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मेरे बापूजी की आंखों पर अंधविश्वास का पर्दा पड़ा है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? आपके बाबूजी जैसे लोगों ने ही दोषी को ताकतवर बनाया है। कैसे एक्शन लूं मैं उसके खिलाफ? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, कुछ भी कीजिए, पर उन्हें बचा लीजिए प्लीज। आप पहले रोना बंद कीजिए। आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं। बाबूजी, विनोद कहाँ है? और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? विनोद को अटैक पड़ा है बहू। दोषी जी उसका इलाज कर रहे हैं।
मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था ये जगह ठीक नहीं है। ये दोषी धोखेबाज है। मैं भी एक सेकंड के लिए भी उन्हें यहाँ पे नहीं छोड़ सकती। तुम नहीं जाओगे? प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। हम दोषी जी को नहीं रोक सकते बहू, बस अब यही एक इलाज है। लेकिन क्यों बाबूजी? आप आखिर क्यों कुछ नहीं कर रहे? इसके पीछे वजह क्या है? वजह तुम हो बहू। मैं जानता हूं कि तुम्हारा उसमें कोई कसूर नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब हमें इसी सच के साथ जीना होगा। अब तुम कहो। मैं शक्तिशाली हूँ। अब मैं शक्तिशाली हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। जाओ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ। कल्पना, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करनी है। चलो। बाबूजी, अब बस बहुत हो गया यहाँ पे इलाज। हम सुबह होते ही विनोद को यहाँ से लेके चले जाएंगे। काश इतना आसान होता, पर ऐसा है नहीं। मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती। विनोद, 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 बाबूजी, विनोद, विनोद, अरे विनोद कहाँ हो तुम? मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। अरे रुक जा बेटा, रुक जा बेटा विनोद। मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? मैं शक्तिशाली हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। रुक जा बेटा विनोद। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं किसी भी चीज से टकरा सकता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। अरे बहू, अरे तू कहाँ जा रही है बेटा? अरे रुक जा, कहाँ जा रही है तू? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहाँ है तुम्हारा डॉक्टर? बताओ कहाँ है मेरे पति का प्यारा? बोल, सारा ढोंगी डॉक्टर, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ। क्या हुआ? तूने मेरे पति को मारा है ना? तूने मेरे पति को मारा है। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हैं? तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी तरफ देखो। तुम ठीक हो जाओगी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम चिंता मत करो। मेरी तरफ देखो। सब ठीक हो जाएगा। बस अब तुम ठीक हो। सब ठीक है।
बबीता दोषी कहाँ है? हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। दूर हो जाओ, पीछे हटो। मैंने कहा पास मत आना। कोई भी अंदर आया तो मैं मार डालूंगी। बबीता मेरी बात सुनो। देखो देखो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तलवार फेंक दो। दोषी जी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। पीछे हटो, पास मत आना वरना मार डालूंगी। कोई भी अंदर नहीं जाएगा। दोषी जी को कोई हाथ मत लगाना। देखो, तुम जैसा कहोगी हम वैसे ही करेंगे। बबीता तलवार फेंक दो। कोई भी पास मत आना, मैं मार डालूंगी। मैंने कहा पीछे हटो। बबीता तलवार फेंक दो। पीछे हटो। बबीता छोड़ो, छोड़ो मुझे। बैठाओ इसे, तुम इधर ही रहो। छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, आप लोग गाड़ी से उतरिए। भास्कर, बहुत हो गया तेरा नाटक। तो ये है तेरा 2 मिनट बात करने का कमाल। हाँ, बबीता ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया है। डाकिया साहब, अब हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। आफ्टर ऑल आपका वेलकम तो करना पड़ेगा ना। पुलिस स्टेशन अपनी इस वीआईपी गाड़ी में चलेंगे या सरकारी गाड़ी में? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप 2 मिनट मेरी आंखों में। बस कर, तेरी 2 मिनट आंखों में आ गई। बहुत हो गया तेरा नाटक। ड्राइवर चलो। विश्वास और अंधविश्वास में उतना ही फर्क है जितना खुली और बंद आंखों में। विश्वास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल पूछना और सच जानना हमारी आदत होनी चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने डॉक्टर दोषी उर्फ सुशील कुमार शर्मा को रमाशंकर को ब्लैकमेल करने के लिए आईपीसी सेक्शन 503, लोगों की हत्या के लिए सेक्शन 300, कल्पना के कत्ल के लिए आईपीसी 302 और साजिश रचने के लिए आईपीसी सेक्शन 120A के अंतर्गत सजा सुनाई। दोषी द्वारा चलाए जा रहे मंत्र चिकित्सालय पर कोर्ट के आदेश से ताला लगा दिया गया। एक औरत की हिम्मत से अपराधियों को सजा मिली। अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाएं और उसका सामना करें। डर कर नहीं, डट कर। सावधानी लिया तो सावधान।